1962 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये भारत के लिए एक वार्निंग थी। हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां हर कदम पर सांस भारी हो जाती है, जहां जमीन बर्फ से ढकी होती है और हवा चाकू की तरह चीरती है, वहीं भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट पर खड़े थे। उनके चेहरों पर थकान थी, हाथों में पुरानी राइफल्स और आंखों में एक विश्वास कि उनका देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि दिल्ली और बीजिंग के बीच जो फैसले लिए जा रहे थे, वो उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाले थे। 20 अक्टूबर 1962 सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा था और तब चाइनीज आर्टिलरी ने अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। ये सिर्फ फायरिंग नहीं थी, ये एक संदेश था। संदेश ये था कि बातों का दौर खत्म हो चुका है। आज इतने सालों बाद भी जब 1962 का जिक्र होता है तो एक सवाल बार बार उठता है, इंडिया इतनी बुरी तरह क्यों हारा? क्या भारतीय सैनिक कमजोर थे? नहीं। क्या उनमें लड़ने का जज्बा नहीं था? बिल्कुल नहीं। तो फिर सच क्या था? इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच समझने के लिए 1962 की पूरी तस्वीर को देखेंगे। भारत आजाद हुआ। देश के सामने कई चुनौतियां थी, विभाजन का दर्द, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और एक नई पहचान बनाना। इसी दौर में एशिया का एक और देश अपनी शक्ति बना रहा था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में चाइना में कम्युनिस्ट सरकार बनी। भारत और चाइना दोनों नए देश, दोनों पुरानी सभ्यताएं और दोनों एशिया के फ्यूचर लीडर बनना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू का विजन स्पष्ट था। उनका मानना था कि एशिया को वेस्टर्न पावर्स के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहिए। इसी सोच से जन्म हुआ एशियन सॉलिडारिटी का आइडिया। नेहरू को लगता था कि चाइना और भारत के बीच जंग का कोई कारण ही नहीं है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी सोच जो बाद में सबसे बड़ी गलती बन गई। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में दाखिल होती है। तिब्बत सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, यह भारत और चाइना के बीच एक बफर जोन था। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो भारत के लिए यह एक क्लियर वार्निंग होनी चाहिए थी। लेकिन दिल्ली ने इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। भारत ने तिब्बत पर कोई मिलिट्री रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट हुआ। नेहरू का मानना था कि चाइना तिब्बत में इंटरनल रिफॉर्म कर रहा है और इसका भारत से कोई लेना देना नहीं। पर सच ये था कि तिब्बत के बाद चाइना सीधा भारत की सीमा तक पहुंच चुका था और भारत अब पहली बार सीधा चाइनीज आर्मी का सामना कर रहा था। इंडिया और चाइना के बीच पंचशील अग्रीमेंट साइन होता है। इस अग्रीमेंट का सार था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसी दौर में पूरे देश में एक स्लोगन गूंजता है, हिंदी चीनी भाई भाई। लोग मानते हैं कि भारत और चाइना कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक बड़ी कमी थी। भारत ने चाइना के इरादों को समझने की कोशिश ही नहीं की। जब चाइना अक्साई चिन में रोड बना रहा था, तब भारत में सिर्फ रिपोर्ट्स लिखी जा रही थी। ग्राउंड पर जाकर वेरीफाई करने की हिम्मत नहीं हुई। यहीं से 1962 की हार की नींव पड़ चुकी थी। क्योंकि जब दोस्ती आंख बंद करके की जाए तो सरप्राइज अटैक सिर्फ समय का इंतजार करता है। इंडिया चाइना बॉर्डर सुनने में लगता है जैसे एक क्लियर डिफाइंड सीमा हो, लेकिन 1962 में यह बॉर्डर ज्यादातर सिर्फ कागजों पर मौजूद थी। मैकमोहन लाइन 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक अग्रीमेंट के तहत खींच दी गई एक रेखा। चाइना ने इस अग्रीमेंट पर कभी साइन नहीं किया, इसलिए चाइना का कहना था यह लाइन उनके लिए वैलिड ही नहीं है। अक्साई चिन का मामला और भी उलझा हुआ था। भारत के मैप्स में अक्साई चिन क्लियरली इंडिया का हिस्सा था, लेकिन ग्राउंड पर भारत की कोई मजबूत मिलिट्री प्रेजेंस नहीं थी। न रोड्स, न परमानेंट पोस्ट्स, न सप्लाई लाइंस। यानी एक ऐसा इलाका जिसे हम अपना कहते थे, लेकिन जिसे हमने कभी प्रॉपरली ऑक्यूपाई ही नहीं किया। और इसी खाली जगह को
चाइना ने धीरे धीरे भर दिया। चाइना ने चुपचाप अक्साई चिन के बीच से एक स्ट्रेटेजिक रोड बना दी। ये रोड शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ने के लिए थी। इस रोड का मतलब था चाइनीज आर्मी अब बहुत तेज स्पीड से अपनी ट्रूप्स और वेपन्स बॉर्डर तक ला सकती थी। जब भारत को इस रोड के बारे में पता चला, तब तक काफी देर हो चुकी थी। इंडियन इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट्स भेजी, पर दिल्ली में उन रिपोर्ट्स को एग्जैजरेशन माना गया। सोचा गया चाइना इतनी बड़ी प्रोवोकेशन नहीं करेगा। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। चाइना के लिए ये रोड सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, ये एक वॉर प्रेपरेशन थी, और भारत ने इस प्रेपरेशन का जवाब सिर्फ पेपर वर्क से दिया। 1962 से पहले कई इंटेलिजेंस वार्निंग्स आई थी। रिपोर्ट्स में लिखा था चाइनीज ट्रूप बिल्डअप हो रहा है, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो रही है, बॉर्डर पर एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन एक कॉमन रिस्पॉन्स था, चाइना ब्लफ कर रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप का मानना था कि चाइना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वॉर नहीं करेगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा यह हुआ कि आर्मी को लास्ट मोमेंट पर पता चला कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। इस इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब था, जब गोली चली तब हम मेंटली ही रेडी नहीं थे, और जब आप मेंटली रेडी ना हो तो बैटलफील्ड पर हर सेकंड भारी पड़ता है। 1961 के आसपास दिल्ली में एक नया डिसीजन लिया गया, फॉरवर्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी का मकसद था बॉर्डर पर छोटी छोटी पोस्ट्स बनाकर चाइना को साइकोलॉजिकली प्रेशर में रखना। सुनने में यह स्ट्रैटेजी काफी स्ट्रांग लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। इन पोस्ट्स तक न सही रोड्स थी, न कंटिन्यूअस सप्लाई, न आर्टिलरी सपोर्ट। कई पोस्ट्स ऐसी जगह बनाई गई जहां पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। आर्मी कमांडर्स ने वार्निंग दी, ये पोस्ट्स वल्नरेबल हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा था कि ऑर्डर्स फॉलो करने पड़े। यानी सैनिकों को आगे भेज दिया गया, बिना इस गारंटी के कि जरूरत पड़ने पर उन्हें सपोर्ट मिलेगा। और जब चाइनीज अटैक हुआ तो ये पोस्ट्स सबसे पहले गिर गई। ये सैनिकों की कमजोरी नहीं थी, ये प्लानिंग की कमजोरी थी। अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर होने लगती है। बॉर्डर कंफ्यूजन, अक्साई चिन रोड, इंटेलिजेंस फेलियर और फॉरवर्ड पॉलिसी सब मिलकर 1962 की डिजास्टर की नींव रख चुके थे। अब जब हम बॉर्डर, इंटेलिजेंस और फॉरवर्ड पॉलिसी को समझ चुके हैं, तो एक सच को सामने लाना जरूरी है। 1962 में भारतीय सेना बहादुरी में कम नहीं थी, लेकिन तैयारी में बहुत पीछे थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया ने यह माना कि उसे बड़ी जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्मी का फोकस इंटरनल सिक्योरिटी पर ज्यादा था, ना कि हाई एल्टीट्यूड इंटरनेशनल वॉरफेयर पर। माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग बहुत लिमिटेड थी। हाई एल्टीट्यूड के लिए न स्पेशल क्लोथिंग, न मॉडर्न वेपन्स, न प्रॉपर आर्टिलरी पोजिशनिंग। कई सैनिक आज भी वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की .303 राइफल्स यूज कर रहे थे। इसका मतलब यह नहीं कि सैनिक लड़ नहीं सकते थे, इसका मतलब यह था कि उन्हें सिस्टम ने फाइट करने लायक बनाया ही नहीं। और जब एक ट्रेन्ड आर्मी को पुअरली प्रिपेयर्ड सिस्टम के साथ जंग लड़नी पड़े, तो नतीजा हमेशा महंगा होता है। 1962 से पहले आर्मी चीफ जनरल के.एस. थिमैया खुलकर अपनी बात रख चुके थे। उन्होंने कहा था, आर्मी रेडी नहीं है। लेकिन उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन आर्मी की बातों को ओवर कॉशियस मान रहे थे। पॉलिटिकल लीडरशिप का मानना था कि चाइना ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा भी तो साइकोलॉजिकल प्रेशर से पीछे हट जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जब जनरल्स ग्राउंड रियलिटी बताते हैं और पॉलिटिशियंस सिर्फ पॉलिटिकल इमेज देखते हैं, तो बैटलफील्ड पर सोल्जर अकेला पड़ जाता है। 1962 में यह डिस्कनेक्ट पूरी तरह सामने आ गया। जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी जंग प्रकृति से होती है। 1962 में भारतीय सैनिक -30 डिग्री टेम्परेचर में खड़े थे। उनके पास न प्रॉपर विंटर बूट्स थे, न स्नो गॉगल्स, न हाई कैलोरी राशन। कई जवान फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हुए। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी लिखा है कि कई सैनिक गोलियों से नहीं, ठंड और भूख से मरे। सोचो, एक जवान अपने देश के लिए हिमालय की चोटी पर खड़ा है, लेकिन उसे बेसिक सर्वाइवल का सपोर्ट भी नहीं मिलता। यह सैनिकों की फेलियर नहीं थी, यह प्लानिंग की फेलियर थी। पीएलए ने जंग बहुत सिस्टमैटिकली लड़ी,
उन्होंने सरप्राइज अटैक किया, एक साथ मल्टीपल सेक्टर्स में हमला किया, अपनी लॉजिस्टिक्स पहले से रेडी रखे। उनके पास रोड्स थे, कम्युनिकेशन थी और एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर था। उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी की। जब आप एक अंडर प्रिपेयर्ड एनिमी पर एक साथ प्रेशर डालते हो तो कोलैप्स होना सिर्फ समय का सवाल होता है। पीएलए ने यही किया। 1962 का एक सबसे शॉकिंग फैक्ट, इंडियन एयरफोर्स यूज ही नहीं की गई। आईएएफ के पास कैपेबिलिटी थी चाइनीज सप्लाई लाइंस को टारगेट करने की, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप को डर था अगर एयर स्ट्राइक्स हुई तो चाइना मेजर रिटेलिएशन करेगा। इस डर ने इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। आज मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आईएएफ का लिमिटेड यूज भी होता तो वॉर का रिजल्ट काफी अलग हो सकता था। नवंबर 1962 अचानक चाइना ने सीज फायर अनाउंस कर दिया। वर्ल्ड को शॉक लगा, भारत को और ज्यादा। चाइना ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए थे और भारत एक नेशनल ट्रॉमा से गुजर रहा था। जवाहरलाल नेहरू इस हार से इमोशनली टूट गए। ये सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये भारत के कॉन्फिडेंस पर सीधा वार था। लेकिन इतिहास का एक सच ये भी है, कभी कभी हार सबसे बड़ा टीचर होती है। 1962 के बाद आर्मी मॉडर्न हुई, माउंटेन डिविजन्स बनी, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसीज स्ट्रांग हुई। 1967 में नथुला और चोला में भारत ने चाइना को सीधा और स्ट्रांग जवाब दिया। 1962 की हार फ्यूचर विक्ट्रीज की नींव बन गई। उन्नीस हमें यह सिखाता है, देशभक्ति सिर्फ जज्बा नहीं होती, उसे प्लानिंग चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, सच देखने की हिम्मत चाहिए। हिस्ट्री सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होती, उससे सीखने के लिए होती है। अगर हम 1962 को समझ गए तो शायद फ्यूचर की गलतियों से बच सकते हैं।